Again, this is Shani Ali Khan for you, and right now I am here with Mr. Wasim Nayyar Sahab. You already, whole Bihar know him due to Ansari Mahapanchayat. But I am just conducting interview on the basis of skill-based education because he is also attached to education also. So he will give you more information what he is in education. सो बताना चाहेंगे सर हमारे दर्शक को कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह कैसा रहा सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि लगातार आपका पूरा मूवमेंट हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, खास करके गया जिला के और बाहर के सभी का इंटरव्यू आ रहा है। बच्चों को सुनने का मौका मिलता है, नए छात्रों को एक उत्साह मिलता है किस तरह से तैयारी करें। तो हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड का जहाँ तक बात है तो मेरा जो शुरुआती तालीम मेरे घर पर हुआ, उसके बाद सरकारी स्कूल कासिम हाई स्कूल से हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी चला गया, वहीं से हमारा +2, वहीं से हमारा इंजीनियरिंग हुआ। उसके बाद हमारी नौकरी गया इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर हमारा वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ। बिहार सरकार का ढॉप पे बहाली हुआ था, उसी में हमने ज्वाइन कर लिया। अब बतौर लेक्चरर 3 साल गया इंजीनियरिंग कॉलेज में हम रहे और उसी दौरान हमने गया कॉलेज से MBA भी किया और अभी हमारा PhD मगध यूनिवर्सिटी से चल रहा है। ये हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है और यहाँ पे +2 में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को कई सालों तक मैंने फिजिक्स पढ़ाया भी है। बड़े भाई जो हमारे नैयर सर काफी फेमस से गया जिला में रहे हैं, वो भी प्रोफेसर हो गए हैं मगध। आपके BPSC से उनका जो हुआ था तो वो अभी हाजीपुर में पोस्टेड है। अभी जो आपको पूरा बिहार जानता है सर अंसारी महापंचायत से, राइट? तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन क्लिक कर गया बहुत बड़े लेवल पे। आज किसी परिचय के मोहताज आप नहीं है, पूरा बिहार आपको जान रहा है। तो इसमें आपको क्या लगा था सर, किस तरह से लोगों को जोड़ा और माइनॉरिटी को लेकर के पूरा आगे बढ़ गए सर? क्या आया था आइडिया आपके दिमाग में? देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग करके लौटा और हमारी नौकरी जब गया में हो गया, यहाँ पे कई लोग अंसारी समाज का मीटिंग करते थे कि मुसलमानों में एक बड़ी आबादी अंसारी समाज का है जिसको हमेशा मतलब पिछड़ेपन का जो हमेशा शिकार रहा है और उसके साथ मुसलमानों के अंदर में भी काफी भेदभाव रहा। कई लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते रहे। तो हमें लगा कि नहीं भाई, जब हम पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे और समाज को एकजुट करने का काम करेंगे तो बेसिकली जो हमारी लड़ाई है अंसारी समाज को सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने का। कि इन इस्लाम अगर आप बात करें तो जहाँ भी बात हमारे प्रॉफिट साहब की बात करें या उनका आखिरी खुतबा की बात करें, इस्लाम का सीधा कॉन्सेप्ट है कि कोई इसमें ऊंच नीच नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई गरीब अमीर नहीं होता है। अगर कोई इंसान आप में सबसे बेहतर है तो आपके तकवे के बुनियाद पर है। इसके अलावा कोई राइट नहीं है कि आप किसी को दबा के रखें, आप किसी को पिछड़ा कहें। और मुसलमानों में तो जात पात कहीं है ही नहीं है, ये हम इंसानों ने बना दिया है। तो हमारी जो लड़ाई है वो इक्वलिटी की लड़ाई है, मसावात की लड़ाई है, जो इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही अंसारी महापंचायत का सामाजिक न्याय का जो मुद्दा उसी को हम पूरे बिहार में दौरा किए। लोग डरते हैं सर अक्सर पॉलिटिक्स में आने से, और खास तौर से जो मतलब एक छवि जो बन चुकी है बिहार पॉलिटिक्स की या भारत लेवल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स का मतलब है कीचड़, उसमें जाने का मतलब है कीचड़। लेकिन अगर अच्छे अच्छे लोग नहीं जाएंगे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, फिर वहीं जाहिल लोग चले जाएंगे तो फिर तो जो सिस्टम है उसी तरह का रह जाएगा सर। बात आपका बिल्कुल सही कहना है कि आज के दौर में जो राजनीति में वैसे ही लोग हैं जो बालू का माफिया है, ठीक है, जो शराब का कारोबारी है। तो जब ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो जाहिर सी बात है पूरा देश जो चलता है वो राजनीति से ही चलता है। आपके जितने भी तरह का स्कीम है या तो विधान स्टेट की जब बात करेंगे तो विधानसभा के अंदर बनता है और पूरे देश की जब बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर बनता है। तो जब आपके कैंडिडेट वहां पे रहेंगे नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां पे रहेंगे ही नहीं, तो फिर तो देश का सौदा होता ही रहेगा। और आए दिन आप देख रहे हैं कि हर जगह घोटाला हो रहा है, करप्शन एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है, हत्या बलात्कार हो रहा है, कानून का कोई राज नहीं रहा है। तो बेसिकली वजह यही है कि वहाँ पे जो लोग जीत के गए हैं वो वैसे ही लोग चले गए हैं जिनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखते हैं कि हमारे लिए नहीं है। अरे भाई, आप जब प्रोफेसर हैं, आप अगर टीचर हैं तो आपको इंटरव्यू कौन कंडक्ट कराता है? BPSC वगैरह की अगर बात करें, BPSC का रिजल्ट भी आया, कई लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ, तो BPSC का चेयरमैन कौन है?
जैसे बात है कोई पॉलिटिकल लोग ही उसको बनाते हैं, मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है। जब आपके लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे तो आप ऊपर जा भी नहीं सकते। और जितने भी तरह के स्कीम है वो पॉलिटिकल लोग ही बनाते हैं। बिहार में क्या कराना है, एजुकेशन पे क्या नई पॉलिसीज लानी है, तो भाई एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जब वहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो नई पॉलिसी कैसे लाएंगे। इसलिए राजनीति में हमेशा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और इसमें आगे आना भी चाहिए। एक्चुअली में बच्चों का जो क्वेश्चन होता है, जो बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स हो, मतलब अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और दूसरे लोग अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत क्रिटिसिज्म किए, क्या है नहीं है, बहुत क्रिटिसिज्म होता है सर। और इंसान जब आगे बढ़ता है, खैर उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े, तो वहाँ का इन्वायरमेंट आपने क्या देखा जो बिहार में कमी आपको लगती है सर? देखिए 2003 में हमारा एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ। तो बिहार में तो भाई एजुकेशन का हकीकत अगर बात करें तो कोई माहौल नहीं है। और पढ़ाई का जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे तो आप बेहतर उसमें प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम लोग किसी तरह से बहुत छोटे से गांव से हमारा ताल्लुक है। मानपुर में एक छोटा सा गांव है पेहानी, वहाँ हमारा बचपना गुजरा। हमारे बड़े भाई नैयर सर ने हम लोग को तालीम की तरफ खींच करके लाया और हम लोग जब पढ़े, ट्यूशन किए तो हमारा सिलेक्शन जामिया में हुआ। जब वहाँ गया तो लगा कि ये दुनिया ही अलग है, हम कहाँ पढ़े थे। तो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिला, उस एनवायरनमेंट में जब पढ़ाई किया तभी हमारा जो माइंड जो डेवलप हुआ वहीं से हुआ कि नहीं भाई हमको हर चीज की बात करनी है। ऐसा नहीं कि हम इंजीनियर हैं तो सिर्फ हमको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करनी है। आपको ओवरऑल नॉलेज थोड़ा ही बहुत लेकिन सब चीज का होना चाहिए। देश कहाँ जा रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ पे है। मगध यूनिवर्सिटी में ये सब देखने को मिलता है? नहीं, माहौल नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी में भी मैं लगातार जाता रहता हूँ, चूंकि गया मेरा घर है। तो मगध यूनिवर्सिटी में कोई माहौल नहीं, कोई डिबेट नहीं होता है, कोई बड़े बड़े सेमिनार नहीं होते हैं। बच्चों को इंटरेक्शन करने का बड़े बड़े मतलब एजुकेशन से मौका नहीं मिलता है, बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर नहीं होते हैं। ये सब कमी है। लेकिन जब जहाँ पे मैं रहा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हर हफ्ते कोई बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, कोई बड़े एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं, वाइस चांसलर आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो एक मौका मिलता है बड़े बड़े लोगों से मिलने का। जब बड़े बड़े लोगों से आप मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जज्बा जागेगा कि हम भी इसके तरह हमको भी बनना चाहिए। हमेशा हमारे यहाँ कोई ना कोई IAS अफसर आते रहते थे, कमिश्नर आते रहते थे, तो इंटरेक्शन करने का एक मौका मिलता था। वही माहौल बना ताकि भी हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इसमें आगे बढ़े। वहां से आकर आपने फिर अंसारी महापंचायत को मतलब आगे लेकर के गए, लेकिन इसमें भी आपको जहां तक मैं ऑब्जर्व कर सका हूं सर कि आपका एक कॉलेज पे भी फोकस है। उस कॉलेज का नाम बताना चाहेंगे और डिटेल्स कुछ उस कॉलेज? जी, हम लोग जब गया में आए तो पहला लक्ष्य हमारा था ही कि हमको एक कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज खोलना है। माइनॉरिटी कॉलेज बेसिकली मुसलमान लोगों के लिए एक बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन कॉलेज तो भाई सबके लिए होता है, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने से फायदा ये हो जाता है कि आप उसमें सिर्फ उसको जैसे चाहें वैसे चला सकते, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये हमारा करीब 8-10 साल से ये प्रोजेक्ट था कि गया में एक मौका, चूंकि हमारा ताल्लुक इस शहर से है तो जो भी कुछ करना अपने शहर में ही करना है। इसी बीच में जब अंसारी समाज की राजनीति हमने शुरू किया, जब समाज के प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू किया, तो हमारे देश के बड़े रहनुमा जो आजादी के बड़े स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, उन्हीं के नाम पर हम लोग अब्दुल कयूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज, जो गया से थोड़ा सा हटके चेरकी से एक रास्ता बगाही जाता है, वहाँ पे 7.5 एकड़ जमीन अभी हम लोगों ने एक्वायर किया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। बाउंड्री होगा, उसके बाद एफिलिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में अब्दुल कयूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज आप लोग को सामने दिखाई देगा। इसमें सभी जाति सभी धर्म के बच्चों को उसमें बराबर का मौका मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। और उसमें एक और हम लोगों ने स्कीम लाया है कि जो गरीब बच्चियां हैं, लड़कियों को जो गरीब है उसको बिल्कुल फ्री पढ़ाई कराएंगे। लड़कों से पैसा लिया जाएगा, लड़कों में भी जो गरीब होगा उसको भी हम लोग मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन लड़कियों के लिए पहले से अनाउंसमेंट है, लड़कियों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी। जो फीस भी उनका होगा वो कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी भरेगा, उनको भरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात सर कि आप इस तरह से एजुकेशन को अपने शहर में आकर के, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं ब्रेन ड्रेन ज्यादा करता है। लोग अच्छे जगह से पढ़ लेते हैं तो या तो विदेशों में चल जाते हैं या तो फिर
वहीं ज्यादातर सेटल हो जाते हैं। जी। और आप जब बिहार के हैं तो बिहार के जो भी लोगों से मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ तो एक कॉमन क्वेश्चन सभी से पूछ रहा हूँ सर, जी। कि आपने भी देखा होगा कि बिहार में सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके पेरेंट्स से सर? देखिए, इस पे तो मैंने पहले भी कई बार सेमिनार में भी लोगों से कहा है कि आप बच्चों की राय भी जरूरी है। आप जबरदस्ती उस पे ये ना कहते कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना। आज के दौर में क्या है कि बच्चे अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का जो करियर है उनके माता पिता डिसाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि उनको लगता है कि इंजीनियर बना दो बच्चे को तो करियर में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्टर बना दो ताकि इनका जो फ्यूचर है वो अच्छा गुजरे। लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी हजारों लाखों कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर डांस में इंटरेस्ट है, डांस में कोरियोग्राफी का एक से कोर्स है, वहां जा सकते हैं। किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, किसी को खेल कूद में इंटरेस्ट है तो आपके स्पोर्ट्स में भी काफी स्कोप है। किसी को कपड़ा में फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। किसी को अच्छा खाना बनाने का शौक है तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। मतलब जिधर आपका सोच है वैसे वैसे हर फील्ड में कोर्सेस आ गए हैं। अगर आपका सोच पहले से है कि हमको ये करना चाहते हैं और उसी फील्ड में आप एडमिशन लेते हैं तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। अब एक आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, अब माँ बाप कहने अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो वैसे बच्चे वहां पे जाकर बहुत अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों से पूछना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा क्या मन है। और ये बच्चों को तरबियत आपकी 8-9 क्लासेस देना शुरू कर देना चाहिए। बच्चा तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? फोटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है, बढ़िया आर्किटेक्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, IAS बनना है, मतलब लॉट ऑफ कोर्सेज हैं। आप जहां चाहें वहां भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन बिहार में चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है तो मोटा मोटी चला रहा था जो इससे पहले का जो था कि इंजीनियर बनना है। लेकिन इधर के दिनों में उसमें भी काफी गिरावट आया है। कई लोग जो जाकर के भोपाल में साउथ इंडिया में जो इंजीनियर बन गए उनकी जब नौकरी नहीं लगी, वो फिर इंजीनियरिंग का कोर्स करने का जब वापस बिहार लौट आए, अपने घर को जब लौट आए, तो फिर एक लोगों को लगा कि अब इंजीनियर बनने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। तो बिहार के बच्चों का अभी के जो ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादातर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं। और जो इंजीनियर भी लौट करके आए हैं वो भी अब इसी SSC BPSC के 50% बैंकिंग सर्विसेज का, रेलवे सर्विस का तैयारी करना शुरू कर दिए और फिर इधर नौकरी ले रहे हैं। तो गार्जियन को लगा कि भाई इंजीनियर बना के भी यही तैयारी करना, तो उससे बेहतर है कि शुरुआती दौर से हम इसी को तैयारी कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक ट्रेंड है जो बदलने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है सर, जैसे छोटा जो बच्चा रहता है या 7-8 का भी बच्चा रहता है, उसे लगता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन जाऊंगा, क्रिकेट खेलता है तो। लेकिन उसके साथ अगर प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग देखें कि 24 घंटा में अगर 18 घंटा उसके साथ प्रैक्टिस करवाया जाए, पैड लगा करके सिर्फ एक ही बॉल उसको फेंका जाए, तो 2 से 3 दिन के बाद बोलता मुझे अब क्रिकेटर नहीं बनना है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बनना है, बच्चा बोलेगा ये बनना है, टीचर्स बोलेंगे कुछ बनना है। हमें जहां तक लगता है सर कि बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए 1-1.5 साल, और उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स है, उस पे उसको ले जाकर के आगे उसमें मतलब इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, हमारा यही मानना है, जो इन्वायरमेंट आप दीजिए इन्वायरमेंट बच्चा उसी हिसाब से ग्रो करेगा। जैसे बिहार में जब हम दिल्ली से पढ़ के लौटे तो यहाँ पे ग्रामर का कंसेप्ट है, हर जगह जगह ग्रामर कोचिंग का क्लासेस चल रहा है। सब बच्चा इंग्लिश पढ़ने के लिए ग्रामर कोचिंग में चला जा रहा है। तो हमने कहा कि ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रामर से क्या इंग्लिश बोलना आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं आना। पर रात दिन पूरी जिंदगी ग्रामर पढ़ लो, आपको बोलना नहीं आएगा। कैसे सर? हमने कहा 2 एग्जाम्पल देखो, कोई भी चीज सीखना तो आपको उस तरह के एनवायरमेंट जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जब हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो हमारा जो मेन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हिंदी हम लोग बोलना बचपन में शुरू कर देते हैं। 2 साल 3 साल की उम्र से माँ बाबूजी जो सिखाते हैं धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। जब 6ठा-7वां क्लास में पहुंचते हैं तो एक सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ने के लिए आता है हिंदी व्याकरण, इसको हिंदी ग्रामर आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो हम बोलना पहले सीख गए, हमको ग्रामर का पढ़ाया जा रहा है व्याकरण 6ठा-7वां क्लास में कि अब शुद्ध हिंदी बोल, और शुद्ध हिंदी चलता नहीं है। उसी तरह अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है तो वो बचपन में ही उनके जो एनवायरमेंट में जो सीख रहा है कि अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि 6ठा-7वां क्लास में जब पहुंचता है तो उसको भी इंग्लिश ग्रामर आ जाता है कि नॉन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव ये है, प्रोनाउन ये है, सेंटेंस इस तरह से बनाना है। तो बच्चा बचपन में अंग्रेजी अच्छा बोल रहा है, हम लोग बचपन में हिंदी अच्छा बोल रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण पढ़ने की हमको जरूरत क्या है? अब ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल जाहिल हैं, जो कभी किताब में काका का गाड़ा भी नहीं पढ़े, तो क्या वो हिंदी नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो आपको एक एनवायरमेंट बनाना होगा
आप इन्वायरमेंट जैसा देंगे वैसा बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं है आप अंग्रेजी का एनवायरमेंट घर में बनाते हैं, उसको अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। इसका एक एग्जाम्पल और है कि जब बोध गया में आप जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर है, कई लोग बाहर कंट्री के सभी कंट्री के लोग वहाँ पर आते हैं, तो आप देखिएगा वहाँ पे कि कुछ पढ़ा लिखा लोग नहीं है, बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, बढ़िया जैपनीज बोलता है, वो रहते रहते उन लोग एनवायरमेंट सीख जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोर्स किया है। तो ये बेसिकली कि आपको भी अगर एजुकेशन में बहुत अच्छा करना है तो आपको बच्चों को भी एजुकेशन एनवायरमेंट में आपको रखना होगा, तो ये बच्चा आपको उसमें अच्छा आगे फ्यूचर में कर पाएगा। स्ट्रांगली एग्री सर, बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूँ इसमें कि इंग्लिश आपको सीखना है तो यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है जिस क्रिया के अंत में रहा है रही है, ये वाला जो ट्रांसलेशन ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को सिखाया गया था उस जमाने के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, मीडिया आ चुकी है, रिसोर्सेज बहुत सारा है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा सर, उसके बाद इसको खत्म करेंगे कि युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं सर? देखिए, आज जो देश आपका खास करके हिंदुस्तान देश है, इसको युवाओं का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर युवा आज के दौर में वर्ल्ड में किसी देश में है तो आपके हिंदुस्तान में है। लेकिन ये युवा भी पूरी तरह दिग्भ्रमित हो चुका है। जिससे पॉलिटिकल लीडर्स चलाना चाहते हैं, उसके अंधभक्ति में ये भी वैसे ही चल रहा है। हम युवाओं से ही अपील करना चाहेंगे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक रहिए, नरेंद्र मोदी जी के रहिए, लालू यादव जी के रहिए, नीतीश कुमार जी के रहिए। समर्थक रहना गलत बात नहीं है, एक अंधभक्त मत नहीं। आपका देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका फ्यूचर बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपके रोजगार का सवाल पे कोई खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, आपके जो घर में जो भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं, आपके गांव देहात में जो हो रहे हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है। तो युवा जब तक बोलेगा नहीं तब तक कोई देश में कुछ चेंजेस नहीं आना है। और यही युवा जब बोलना शुरू कर देगा तो देश में एक बैग क्रांति आ जाएगा। इससे पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो सबसे मजबूत सरकार माना जाता है, एक स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ, पूरी की पूरी सरकार खत्म। तो युवाओं में बड़ी ताकत है। युवा का जब उल्टा कर दे तो उसका मतलब होता है वायु। जब हवा धीरे धीरे चलता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद मिलता है। यही हवा थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लेता है, जो आंधी का रूप अख्तियार कर लेगा तो क्या होगा, बर्बादी हो जाएगी। और तेज पकड़ ले, सुनामी का रूप पकड़ लेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा राज्य बर्बाद कर देता है। वैसे ही युवा है। युवा जब अपने स्थिर अवस्था में तब तक तो ठीक है, लेकिन जब युवा जाग जाएगा तो कोई भी बदलाव लाना, कोई भी क्रांति करना बहुत बड़ी बात नहीं है। युवाओं से हमारा खास यही अपील है कि आप जिसके साथ भी रहें, जिसके समर्थक रहें, लेकिन आंख बंद करके नहीं रहें। अपने समाज के लोगों को यही समझाते हैं, अगर वसीम नैयर के साथ आप जुड़े हुए हैं या वसीम नैयर को जो लीडर जो हमारे समाज के लोग मानते हैं, आप हमारे साथ भी अनभक्ति ना करें। कहीं पर अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको भी सीधा पॉइंट कीजिए कि सर यहाँ पे हमको गलत लग रहा है, मशवरा दीजिए, आप अपने सवाल को रखिए, और उस सवाल को जब हम लोग देखेंगे कि नहीं यहाँ पे मैं भी गलत जा रहा हूँ तो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। उसी तरह से लीडर्स होता है। लीडर्स को लगातार आप परेशान करेंगे, लगातार सवाल करेंगे तो वो भी अपना डायरेक्शन बदलेगा कि हमारे खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है। अगर अपने आप को हम नहीं बदलेंगे तो हो सके ये जो युवा पीढ़ी है हम इनको बदल कर देंगे। इसलिए युवाओं की बड़ी भागीदारी है। युवा जैसा चाहेगा देश वैसा चलेगा। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आपने समय दिया हमारे इस 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार को। थैंक यू।